और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर लगातार वोटिंग चल रही है और इंडिया वॉइस आप तक पल पल की अपडेट्स पहुंचा रहा है। फिलहाल बड़ी खबर, 1 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत सामने आ गए। देश में 36% से ज्यादा अब तक वोटिंग हुई है। 1 बजे तक के आंकड़े, जिसमें लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में सबसे ज्यादा, ये एक नई बात है, लद्दाख में सबसे ज्यादा 52.02% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 48.41% वोटिंग अब तक हुई है। महाराष्ट्र में सबसे कम 27% के लमसम वोट डाले गए। बिहार में 34.62% वोट, जम्मू कश्मीर में 34.79% वोट डाले गए। झारखंड की बात करें तो झारखंड में अब तक 41.89% वोटिंग हुई है और उड़ीसा में यही वोटिंग 35.31% हुई है। 1 बजे तक के ये आंकड़े हैं। लद्दाख में सबसे ज्यादा, पश्चिम बंगाल को इस बार, पश्चिम बंगाल तो सबसे आगे चल रहा था, लद्दाख में आज वोटिंग हुई तो लद्दाख ने पछाड़ दिया। 52.02% वोटिंग हुई है। तो देश भर के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं, जहां पर जिन 8 राज्यों में ये वोटिंग चल रही है। तो देश में दोपहर 1 बजे तक का मतदान 36.73% वोटिंग हुई है। 52% से ज्यादा वोटिंग लद्दाख में, और चूंकि 5 बजे तक वहां पर जो समय है वोटिंग का, उस हिसाब से मानकर चलिए कि अच्छी खासी वोटिंग लद्दाख में देखने को मिलेगी। और चलिए देश के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 39.55% वोट डाले गए, जिसमें बाराबंकी में सबसे ज्यादा 44.77% वोट डाले गए और लखनऊ में सबसे कम अब तक 33.50% वोट डाले गए। अमेठी में 38.21% वोटिंग हुई है। बांदा में अब तक 40.20% वोटिंग हुई। बांदा के बाद बात फैजाबाद की करेंगे। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन अयोध्या, जी हां, 40.77% वोटिंग डाली गई। बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह मैदान में। फतेहपुर की बात करें 39.85% मतदान हुआ है और यहां पर साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी की तरफ से मैदान में। गोंडा की बात करें, गोंडा में 36.67% मतदान हुआ है। हमीरपुर की बात करें 40.71% वोट डाले गए और चूंकि हमीरपुर में बीजेपी की सांसद हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल उनका नाम। इसके अलावा झांसी की बात करें तो झांसी में 43.61% मतदान हुआ और यहां पर भी बीजेपी के सांसद अनुराग वर्मा है। इसके अलावा कैसरगंज की बात करें तो 38.50% वोट डाले गए। करण भूषण सिंह मैदान में हैं, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। कौशांबी में 36.25% वोट डाले गए और मोहनलालगंज की बात करें तो अब तक 41.43% वोट डाले गए। वहीं रायबरेली की बात करें, अपने आप में हॉट सीट, दोपहर में 1 बजे तक 39.69% वोट डाले गए। तो ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े थे। तो लगातार आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पहले देश के और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो वोटिंग प्रतिशत है 1 बजे तक के। और चलिए बांदा से संदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए और लखनऊ से यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, फिलहाल की अगर हम बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फेज वोटिंग प्रतिशत की बात अगर हम करें तो कुछ तो बदलाव हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नजर नहीं आता है। देखिए अजितेश जी, इस वक्त हम हैं 5वें चरण की सबसे हॉट सीट अमेठी में। यह अमेठी का बूथ नंबर 251 है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, ये पनाहा बूथ है अमेठी तहसील का और अमेठी लोकसभा क्षेत्र का। यहाँ पर देख सकते हैं 46 डिग्री का टेम्परेचर में आपको मतदाता नजर नहीं आ रहे होंगे। सुबह जो है कतारें लगी, लेकिन दोपहर में सन्नाटा फैल गया। भाई फिलहाल यहाँ 40% मतदान
हो चुका है। लोगों को उम्मीद है कि जैसे ये टेम्परेचर कम होगा, मतदाताओं की फिर लाइनें एक बार लगेगी और जो मतदान प्रतिशत है वो बेहतर होगा अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। बिल्कुल अनिल, इसके साथ ही साथ चूंकि अगर हम बात अमेठी की करें, अमेठी की लड़ाई को लेकर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि आप बता रहे हैं कि मौसम की मार जो है जिसकी वजह से वोटर्स अभी फिलहाल कम दिख रहे हैं, लेकिन अगर संभव हो तो जरा तस्वीरों के जरिए हम देखना भी चाहेंगे कि हालात क्या है, मंजर क्या है वोटर्स को लेकर, वोटर्स कहां पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं हमारे पीछे बूथ नंबर 251 है ये अमेठी का। यहाँ पर आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं इक्का दुक्का। अब जैसे टेम्परेचर कम हुआ है, ये देखिए महिलाएं वोट देने के लिए निकली हैं। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन अभी करीब 1 घंटे तक यहाँ पर वोटर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये वोटर अब फिर घर से निकले हैं। आप कहिए तो हम इनके बीच पहुंचने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर अमेठी में हैं और अमेठी की जनता की सही नब्ज ना टटोलें तो फिर तो अमेठी में होना बेकार है आपका। अब आप पहुंचे तो कुछ तो लेकर आएंगे ही। ये बूथ नंबर 251 है, बड़ी छोटी लाइन है। हम सीधे ले चलते हैं आपको मतदाताओं तक और बात करते हैं। दादी वोट देने आई हैं? बड़ी धूप थी। हाँ भैया। और घर वाले सब डाल लिए? कैसे चला गए? डाल के लोग चले गए। अभी कुछ लोग बचे हैं। अच्छा, ये पहली बार आई हैं वोट डालने? अच्छा चलिए, कैसा लग रहा है? ठीक है। तो पहली बार यहाँ अभी तो आए हैं, पता नहीं कितने। अनिल, आपके पास हम एक बार फिर से आते हैं, क्योंकि आपकी आवाज तो हम तक आ रही है लेकिन आपका फ्रेम स्टिल हो गया है। तो जो आप कोशिश कर रहे हैं वो मैं तो सुन पा रहा हूं, दर्शक सुन पा रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं कि इतनी कड़ी धूप में, इतनी कड़ी मेहनत में जिस तरह से आप मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपसे हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये करेंगे तस्वीरें साफ हों और एक बार फिर से आप अंदर जाएं और लोगों से बातचीत करें। बांदा से इंडिया वॉइस के संवाददाता संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, बांदा भी चूंकि जब हम बात करते हैं तो चित्रकूट, बुंदेलखंड जुड़ा हुआ, लेकिन सवाल ये कि दरअसल ये जो बातें दिल्ली में चलती हैं सरकार बनाने की और जिन मुद्दों की बात की जाती है, ये बांदा पहुंचती भी हैं कि नहीं, कि बांदा में अपने अलग मुद्दे हैं और जिन पर शायद किसी का ध्यान है ही नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से आपने एक बात की कि जो मुद्दे बुंदेलखंड के मुद्दे हैं वो संसद में बात तो होती है, लेकिन क्या वाकई बुंदेलखंड की नजर आती है? ये तो सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से संसद में बुंदेलखंड के मुद्दों को उठाया जाता है, उनकी बात की जाती है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत को देखें तो यहाँ पर अभी भी सबसे बड़ी यहाँ पर अगर समस्या है तो यहाँ पर पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हाँ। यहाँ पे पलायन की सबसे बड़ी समस्या है। संदीप, वोटर्स को लेकर जरा बताइए, वोटर्स का कितना उत्साह है या मायूस हैं? उत्साह की अगर देखिए, वोटरों के उत्साह की बात करें तो लगातार सुबह से यहाँ पर लाइन लगी हुई थी, लोग मतदान अपना कर रहे थे। सुबह से जिस तरह से जिलाधिकारी के द्वारा इशारा दिया गया था कि पहले मतदान, उसके बाद जल मतदान, इसको लेकर के लगातार यहाँ पे लगभग 40% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। गर्मी के तापमान को बढ़ते हुए देखते हुए अभी जो है फिलहाल वोटिंग करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद थोड़ी कम होती नजर आ रही है। 1 या 2 लोग ही अब बूथों पर नजर आ रहे हैं। लोग अपने घर से निकलते हैं तो वोट डाल करके चले जाते हैं। फिलहाल गर्मी जिस तरह से थोड़ी यहाँ पे तापमान डाउन होगा तो उसके बाद ही लगता है कि यहाँ पर फिर से दोबारा यहाँ पर लोगों की भीड़ लगेगी और फिर से मतदान करना शुरू कर पाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मौसम की मार तो है ही। हालांकि अगर हम बात करें वो जो पोलिंग सेंटर्स हैं संदीप, वहाँ पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बेहद ज़रूरी होते हैं। चुनाव आयोग की कोशिश करता है कि कोई वोट डालने अगर आ रहा है, हालांकि अब रास्ते भर तो उसके लिए छांव की व्यवस्था होना मुश्किल है, लेकिन कम से कम जो पोलिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर तो ये व्यवस्थाएं होती हैं और की जाती हैं। क्या हाल है?
देखिए, स्पेशल बूथों की अगर बात करें तो स्पेशल बूथों में व्यवस्थाएं तो दुरुस्त की गई है, लेकिन अन्य जो बूथ हैं उनमें कुछ खास व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिल रही। ना तो देखिए यहाँ पर जो मतदाता आता है, ना तो यहाँ के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, और बूथ के अंदर ना तो लाइट की व्यवस्था है खाने की। संभव हो तो कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए और जरा बांदा की जनता की नब्ज टटोल लीजिए। तो सर, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मतदाता है नहीं है जो यहाँ पर मतदान करने आया हो। फिलहाल सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। चलिए ठीक है, संदीप आपके पास आते हैं और आपके पास आएंगे और आपसे तमाम अपडेट्स जो हैं वो भी लेंगे, और साथ ही साथ एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, और जो बड़ी खबर है वो ये है कि मतदान के लिए लाइन लगी हुई है। जी हाँ, एक लंबी लाइन लगी हुई है। गर्मी में लंबी लाइन में लगे मतदाता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खबर कैसे है, तो समझिएगा इस बात को कि लगातार जहां जहां से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि धूप इतनी तेज है कि वोटर्स पहुंच नहीं रहे, लेकिन बांदा के वोटर्स के हौसले देखिए। इतनी लंबी लाइन, न टेंट की व्यवस्था है, न पीने के पानी की व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद भी जो है वोटर्स जो है उनका हौसला इतना बुलंद है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए कि मतदान के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई है। लेकिन इसमें एक दुख की बात भी है, वो ये है कि यहां पर ना तो कोई टेंट की व्यवस्था की गई है ताकि जो वोटर्स अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आए, इस लोकतंत्र के त्योहार में अपनी भूमिका अदा करने आए हैं, उनके लिए कम से कम छांव का इंतजाम कर दिया जाता, पीने के पानी का इंतजाम कर दिया जाता। आदर्श पोलिंग स्टेशन बनाने से सर ये क्लियर तो हो जाता है कि आपकी कोशिशें अच्छी हैं, लेकिन दरअसल सवाल तब हो जाता है जब ये तस्वीरें, हालांकि आपको ये तस्वीर अभी हम दिखाएंगे, तस्वीर अभी कुछ ही सेकंड्स में आपको हम वो तस्वीर दिखाने वाले हैं, जो तस्वीर आप देखेंगे और समझेंगे कि व्यवस्थाओं का आलम क्या है, व्यवस्थाओं के दावे क्या हैं, और व्यवस्था और अव्यवस्था में सिर्फ एक शब्द का फर्क होता है, और वो शब्द का फर्क ये तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं। लोग जमीन पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब नंबर आएगा, वोट डालेंगे। और एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से हम लोग भी सबसे कह रहे हैं वोट डालिए, वोट डालिए, मताधिकार का इस्तेमाल करिए। लेकिन कई जगह से खबरें आ रही हैं धूप बहुत तेज है इसलिए वोट डालने नहीं जा रहे हैं, कई जगह से खबरें आ रही हैं कि वो बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ऐसे वोटर्स को सलाम है जो इतनी तेज धूप में भी वोट डालने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं। लेकिन बात वही अव्यवस्था और व्यवस्था वाली बात है, जो एक आ का फर्क है वो इस तस्वीर में दिख रहा है। संदीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, ये तो इंतहा हो गई और इस पर ज्यादा कुछ कहना भी ठीक नहीं है, कहने का मन भी नहीं है, क्योंकि हम तो लगातार सुबह से कह रहे हैं कि वोट डालिए और लोग सुन रहे हैं, पहुंच रहे हैं, लेकिन यह व्यवस्थाओं का आलम तो मतलब इंतहा है इस बात की। इसी गठबंधन से इन तीनों पे बराबरी की, इसलिए जब बात करें परसेंटेज की, सारी लोकसभा में अब तक 40 क्यों जिले करके 30% में की बात करें तो हम लोग वास्तव में चलिए, अनिल पाठक हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, ये हालांकि आप अमेठी में मौजूद हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप उत्तर प्रदेश की 80 से 80 जो लोकसभा सीटें हैं उनका विश्लेषण बहुत अच्छे से करते हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि लंबी लंबी लाइनें देखकर हमें इस बात को लेकर बहुत खराब लग रहा है कि दरअसल वोटर्स के हौसले देखिए, सरकार चुनने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अब व्यवस्था ही अव्यवस्था है। देखिए जितेश जी, अधिकांश मतदान केंद्रों पर जो है वो तमाम तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। कहीं पर अंधेरा है तो कहीं वोटों के पानी पीने की तक की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल हम अमेठी के जिस केंद्र पे हैं, जिस मतदाता बूथ पे हैं 251 नंबर पे, यहाँ पर व्यवस्था
काफी बेहतर है। और अब गर्मी का जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, वैसे आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का मतदाता जो है वो घरों से निकल करके वोट देने के लिए आ रहे हैं मतदान बूथों पर। हाँ अनिल, चूंकि उस समय आपका फ्रेम भी फ्रीज हो गया था, अगर आप कोशिश कर सकते हैं कुछ लोगों से बात करने की तो प्लीज करिएगा एक बार। मैं करता हूं अजितेश जी। अभी 3 महिलाएं वोट डालने गई हैं, ये अभी वोट डाल के वापस अच्छा, आती हैं, जी। तो हम इनसे बातचीत करते बिल्कुल, ये हैं। बाहर आए तो आप जरूर एक बार अमेठी की नब्ज को टटोलने की कोशिश करिए कि आखिरकार अमेठी की जनता क्या कह रही है और अमेठी की जनता के दिल में क्या है। हालांकि वो खुलकर बोलेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है कि आप पकड़ लेंगे, और इसीलिए हमने ये जिम्मेदारी आपको दी है कि आप अमेठी में हों और अमेठी में रहकर ये समझने की कोशिश करिए कि अमेठी की जनता क्या कहती है। अनिल जी, इसके साथ ही साथ सवाल ये भी है, बड़ा ही जोर शोर से मुद्दा उठा जब चुनाव में 2 प्रतिद्वंदी सामने आए, एक तो पहले से स्मृति ईरानी, दूसरी किशोरी लाल शर्मा, और युद्ध जो था वो महायुद्ध में बदल गया। लेकिन उस महायुद्ध का जब परिणाम की तरफ हम धीरे धीरे जा रहे हैं, तो अनिल पाठक का विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, अमेठी में मुकाबला बड़ा रोमांचक है। राहुल गांधी और मोदी की प्रतिष्ठा सीधे दांव पर लगी हुई है। अगर राहुल के करीबी किशोरी लाल शर्मा है, वही प्रधानमंत्री की करीबी मानी जाती हैं स्मृति ईरानी जी। कहने का मतलब, चुनाव भले किशोरी लाल शर्मा और स्मृति ईरानी लड़ रही हैं, लेकिन प्रतिष्ठा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के जो सबसे चमकते चेहरे हैं राहुल गांधी की फंसी हुई है अमेठी लोकसभा क्षेत्र में। बिल्कुल, चलिए अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। इस वक्त वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए, जरा उनके पास भी चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रतापगढ़ क्या कह रहा है। वीरेंद्र, बात कहा जा रहा था कि बनने वाली है, लेकिन एक बार फिर से पहले अखिलेश यादव, आज से कुछ साल पहले, और उसके बाद अनुप्रिया पटेल। क्या ये माना जाए कि बात बनते बनते बिगड़ गई? वो जो कुंडा में कुंडी वाली बात जो थी, जब कह दी गई। ये पेश आपको बता दें कि राजा भैया की अमित शाह से कुछ सप्ताह पहले जरूर मुलाकात हुई थी, लेकिन जो है मुलाकात के बाद कोई किसी प्रकार का गठबंधन हुआ, किसी प्रकार का सहयोग। और राजा भैया ने एक बड़ी जनसभा करके अपने क्षेत्र के समर्थकों से कह दिया कि मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, आपकी जहां इच्छा हो वहां मतदान करें। और कार्यकर्ता इसको लेकर बड़ी संख्या में यहाँ के जो पुष्पेंद्र सरोज, इंजीत सरोज के बेटे हैं, उनके साथ नजर आए, कई रैलियां की, कई जनसभा की और उनके पक्ष में मतदान करते ज्यादा नजर आए। क्योंकि विनोद सोनकर का यहाँ पे बहुत ज्यादा एंटी कन्वेंसी विरोध है, क्योंकि कई प्रधानों की उन्होंने जांच कराई, जिला पंचायत सदस्यों की जांच कराई, स्कूल मालिकों की जांच कराई, तो उससे लेकर प्रधान और जो उनके बीडीसी थे वो किसी तरह तैयार नहीं थे विनोद सोनकर के पक्ष में मतदान करने को, और पुष्पेंद्र सरोज का समर्थन कर दिया। जी, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या ये कहा जाए कि जो दरअसल नाराजगी जो है वो भले ही ऊपर ही है, क्या दिल में अभी भी बीजेपी बस रही है? दिल में बीजेपी बस रही है तो राजा भैया ही बता सकते हैं, लेकिन इनके जितने भी समर्थक हैं, इनके करीबी हैं, सभी जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज के साथ हैं। और जहां तक आपने भाजपा की बात कही, तो जब राजा भैया के ऊपर साल 2004 में पोता लगा था, तब भी ये भाजपा के करीबी थे और उसके पहले मंत्री भी थे। भाजपा ने तब भी इनका साथ वहां पर छोड़ दिया था। और बात करें तो 2 साल के अंदर 6 चुनाव हुए राज्यसभा विधान परिषद के, उसमें राजा भैया ने बिना किसी शर्त, बिना किसी मांग के भाजपा सहयोग किया। और कहीं न कहीं आपकी बात भी भाजपा से इनकी बात नहीं बनी, और इन्होंने, इनके कार्यकर्ताओं ने और कहीं न कहीं जो पुष्पेंद्र सरोज का समर्थन करते नजर आते हैं। चलिए वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, थोड़ी देर बाद आपसे हम फिर से जुड़ेंगे और आपसे अपडेट्स जो हैं हम लेंगे। और इसके साथ ही साथ, चूंकि जब 8 राज्यों में वोटिंग चल रही है और 49 सीटों पर वोटिंग चल रही है, तो जरा रुक करते हैं मेरी सहयोगी रिया का, जो आपको सिलसिलेवार बताएंगी कि आखिरकार कहां पर कौन सी वोटिंग चल रही है,
कौन कौन से प्रत्याशी 2019 में थे, 24 में कौन कौन से मैदान में हैं, देखते हैं एक रिपोर्ट। चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग चल रही है। आज राहुल, राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर है। तो किस राज्य की कौन सी सीट पर वोटिंग चल रही है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही किस सीट पर कौन कौन उम्मीदवार है और इन सीटों पर 2019 का इतिहास क्या कुछ रहा ये भी आपको बताएंगे। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। बिहार की 5 सीटों पर, झारखंड की 3 सीटें, महाराष्ट्र की 13 सीटें, उड़ीसा की 5 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, लद्दाख की 1 सीट और उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। तो ये 8 राज्य हैं जिनमें वोटिंग लगातार जारी है। तो अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग चल रही है। इसमें रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा और मोहनलालगंज और लखनऊ शामिल है। सबसे पहले सबसे हॉट सीट रायबरेली की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको रायबरेली का बता दें। कांग्रेस से सोनिया गांधी तो बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस को यहां पर जीत मिली थी, सोनिया गांधी इस सीट को जीत गई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं रायबरेली की। तो अब की बार कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में है, तो बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में है। अमेठी की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको अमेठी का बता देते हैं। बीजेपी से सांसद स्मृति ईरानी तो कांग्रेस से राहुल गांधी चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं। तो अमेठी से अब की बार बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस ने केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। जालौन की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको जालौन का बता देते हैं। बीजेपी ने भानु प्रताप वर्मा तो बीएसपी ने अजय सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा था, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले जालौन की, तो बीजेपी से एक बार फिर से भानु प्रताप सिंह तो समाजवादी पार्टी से नारायण दास अहिरवार चुनावी मैदान में है। झांसी की बात कर ले, झांसी का 2019 का इतिहास आपको बता दे। बीजेपी से अनुराग शर्मा तो सपा से श्याम सुंदर सिंह यहां पर चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं। झांसी के बीजेपी ने एक बार फिर से अनुराग शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस से प्रदीप जैन चुनावी मैदान में है। हमीरपुर की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको हमीरपुर का बता दे। बीजेपी से पुष्पेंद्र सिंह चंडेल तो बीएसपी से दिलीप कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले हमीरपुर के, तो बीजेपी से पुष्पेंद्र सिंह चंडेल एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। गठबंधन के प्रत्याशी हैं अजेंद्र सिंह राजपूत, तो बीएसपी ने निर्दोष दीक्षित को चुनावी मैदान में उतारा है। बांदा की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको जल्दी से बांदा का बता देते हैं। बीजेपी से आरके सिंह पटेल तो सपा से श्याम चरण गुप्ता चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। बांदा की अगर बात करें तो अब की बार 2024 के रण में बीजेपी ने आरके सिंह पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी से शिव शंकर सिंह पटेल चुनावी मैदान में है। फतेहपुर की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको फतेहपुर का बता दें। बीजेपी से साध्वी निरंजन ज्योति चुनावी मैदान में थी, तो बीएसपी से सुखदेव प्रसाद वर्मा चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई। 2024 के रण की बात कर लेते हैं फतेहपुर की, तो बीजेपी ने एक बार फिर से साध्वी निरंजन ज्योति पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी से नरेश उत्तम पटेल चुनावी मैदान में है। कौशाम्बी की बात कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको कौशाम्बी का बता दें। बीजेपी से विनोद कुमार सोनकर चुनावी मैदान में थे, तो समाजवादी पार्टी से इंद्रजीत सरोज चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 की रण की बात कर ले कौशाम्बी की, तो बीजेपी से एक बार फिर से विनोद कुमार सोनकर चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी से पुष्पेंद्र सरोज तो बीएसपी से शुभ नारायण चुनावी रण में है। बाराबंकी की बात कर ले। 2019 का इतिहास आपको बाराबंकी का बता दे। बीजेपी से उपेंद्र सिंह रावत तो फिर सपा से राम सागर रावत चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले बाराबंकी के, तो बीजेपी से राज रानी रावत चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस से तनुज पुनिया पर भरोसा यहां पर जताया गया है। फैजाबाद की बात यहां पर कर लेते हैं। 2019 का इतिहास आपको जल्दी से फैजाबाद का बता दे। बीजेपी से लल्लू सिंह
तो समाजवादी पार्टी से आनंद सेन यहां पर चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां पर जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें फैजाबाद की, तो बीजेपी ने यहां पर फिर से मौजूदा सांसद लल्लू सिंह पर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद चुनावी मैदान में है, तो बीएसपी से सच्चिदानंद पांडे चुनावी मैदान में है। कैसरगंज सीट की बात कर ले, 2019 का इतिहास आपको कैसरगंज का बता दे। बीजेपी से बृजभूषण शरण सिंह, तो बीएसपी से चंद्रदेव राम चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले, कैसरगंज से अब की बार करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी से भगत राम और बीएसपी से नरेंद्र पांडे चुनावी मैदान में है। गोंडा सीट की बात कर लेते हैं, 2019 का आपको गोंडा का इतिहास बता दे। बीजेपी से कृति वर्धन सिंह, तो समाजवादी पार्टी से विनोद कुमार चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो अब की बार बीजेपी ने फिर से कृति वर्धन सिंह पर भरोसा जताया है, तो समाजवादी पार्टी से अब की बार श्रेया वर्मा चुनावी मैदान में है। मोहनलालगंज सीट की बात कर ले, 2019 का आपको मोहनलालगंज का इतिहास बता दे। बीजेपी से कौशल किशोर, तो बीएसपी से सीएल वर्मा चुनावी मैदान में थे, बीजेपी से कौशल किशोर को यहां जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले मोहनलालगंज सीट की, तो बीजेपी से फिर से कौशल किशोर चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने अब की बार आरके चौधरी को यहां से टिकट दिया है। लखनऊ सीट की बात कर ले, 2019 का आपको जल्दी से लखनऊ का इतिहास बता देते हैं। बीजेपी से 2019 में राजनाथ सिंह यहां से जीते थे, समाजवादी पार्टी के पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। अब की बार 2024 की लड़ाई की अगर बात करें, बीजेपी से एक बार फिर से राजनाथ सिंह यहां से चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी की तरफ से रविदास मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। अब बात झारखंड की कर लेते हैं, 3 सीटों पर चुनाव है, इसमें चतरा, हजारीबाग और कोडरमा शामिल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चतरा सीट की, 2019 का इतिहास आपको चतरा का बता दे। बीजेपी से सुनील कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे, तो कांग्रेस से मनोज कुमार यादव, यहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर ले, अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण सिंह को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने कृष्णानंद त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। हजारीबाग सीट की बात कर ले, 2019 का आपको इतिहास हजारीबाग का बता देते हैं। बीजेपी से जयंत सिन्हा, तो कांग्रेस से गोपाल प्रसाद साहू चुनावी मैदान में थे, बीजेपी को यहां से जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात कर लेते हैं, तो बीजेपी ने मनीष जायसवाल को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने जयप्रकाश भाई पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। कोडरमा सीट की बात कर लेते हैं, 2019 का आपको कोडरमा का इतिहास बता देते हैं। बीजेपी ने अन्नपूर्णा देवी यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था, तो जेवीएमपी ने बाबूलाल मरांडी को चुनावी मैदान में उतारा था, यहां से बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। 2024 के रण की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से अन्नपूर्णा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं सीपीआईएमएल की तरफ से विनोद कुमार सिंह पर भरोसा जताया गया है। 5वें चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इंडिया वॉइस महाकवरेज लगातार आपको दिखा रहा है। चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया वॉइस।